गाइस चलते हैं और बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, जिसमें हम फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट। बात करेंगे फिजिकल स्टेट की। तो गाइस अगर मैं बात करता हूं ईथर के फिजिकल स्टेट की, तो जो लोअर ईथर होते हैं, लोअर ईथर जो होते हैं गाइस, जैसे फॉर एग्जांपल डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, जिसका फॉर्मूला होता है CH3OCH3 गाइस, या फिर मिथाइल इथाइल ईथर, मिथाइल इथाइल ईथर, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OCH3। सो गाइस जो हमारे लोअर ईथर होते हैं लाइक डाई मिथाइल ईथर या फिर मिथाइल इथाइल ईथर, ये एग्जिस्ट करते हैं एज अ गैसियस स्टेट। ये हमेशा गैसियस फॉर्म में होते हैं गाइस, क्योंकि ये लोअर ईथर है। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं हाइयर ईथर्स की, अगर हम बात करते हैं हाइयर ईथर्स की, तो जो हमारे हाइयर ईथर होते हैं गाइस, जैसे फॉर एग्जांपल डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर हैविंग फॉर्मूला C2H5O, सो गाइस जो हमारे हाइयर ईथर्स होते हैं लाइक डाई इथाइल ईथर, ये होते हैं लिक्विड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत लो होता है, विद प्लीजेंट स्मेल। और स्मेल कैसी होती है? प्लीजेंट, बड़ी अच्छी इनकी स्मेल होती है गाइस। सो हमने क्या देखा? हमने देखा कि अगर हम फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं, तो जो लोअर ईथर होते हैं वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं लाइक डाई मिथाइल ईथर या फिर मिथाइल इथाइल ईथर, ये गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वहीं पे जो हमारे हाइयर ईथर्स होते हैं लाइक डाई इथाइल ईथर, ये लिक्विड होते हैं हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट विद प्लीजेंट स्मेल। अब होता क्या है गाइस कि ये जो आपका डाई इथाइल ईथर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम हमेशा इसे फ्रीजर में रखते हैं। फ्रीजर में इसलिए क्योंकि समर्स के वक्त टेंपरेचर बढ़ जाता है, और टेंपरेचर बढ़ने की वजह से ये एटमॉस्फेयर में ही बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा अगर हम इसे फ्रीजर से बाहर रखते हैं गाइस। तो ये था फिजिकल स्टेट। बात करते हैं सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी की, विच वी कॉल बॉइलिंग पॉइंट। तो गाइस हमें पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है या फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इट मींस जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उतना ज्यादा उसका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा। सो गाइस होता क्या है, ईथर जो होता है आर अनेबल टू फॉर्म, ईथर आर अनेबल टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता। तो ईथर जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, जिसके वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ईथर का इज मच लोअर देन अल्कोहल with comparable mass। सो गाइस जिसकी वजह से ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है अल्कोहल से अगर कंपेरेबल मास हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, वी हैव CH3, वी हैव O एंड वी हैव CH3। हमारे पास है डाई मिथाइल ईथर और इसको मैं कंपेयर करता हूं इथाइल अल्कोहल से। सो वी हैव इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों का मास कैसा है? कंपेरेबल है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर मास तो कंपेरेबल है, लेकिन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? तो गाइस दोनों में से अल्कोहल का, ये रहा अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि अल्कोहल क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ईथर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जैसे एक और अगर मैं एग्जांपल देखूं, वी हैव CH3, we have CH2, we have O, we have CH2 and we have CH3। ये है हमारा डाई इथाइल ईथर। इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं अल्कोहल से, लाइक we have CH3, CH2, we have CH2, we have CH2 and we have OH guys। सो आप देखेंगे कि इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ईथर गाइस। अब यहां पे एक पॉइंट और है गाइस कि जो ईथर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज ऑलमोस्ट सेम बोलिए या फिर कम, इज सिमिलर टू एल्केन। उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है एल्केन के विद कंपेरेबल मोलर मास। सो गाइस जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3,
we have CH2, we have O, we have CH2 and we have CH3. हमारे पास है डाई इथाइल ईथर और इसको मैं कंपेयर करता हूं CH3, we have CH2, we have CH2, we have CH2 and we have CH3 प्रोपेन से। तो आप देखेंगे दोनों का जो मॉलिक्यूलर मास है, दोनों का जो मॉलिक्यूलर मास है वो ऑलमोस्ट सेम है या कंपेरेबल है। तो इनका कंपेरेबल मोलर मास है। अब कंपेरेबल मोलर मास होने की वजह से एल्केन और ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ईथर का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से थोड़ा सा कम होता है, बहुत थोड़ा कम होता है गाइस। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ईथर का वो एल्केन के सिमिलर होता है। सो गाइस अभी तक हमने दो फिजिकल प्रॉपर्टी देखी, जिसमें हमने पहला देखा फिजिकल प्रॉपर्टी देखी, जिसमें हमने फर्स्ट देखा फिजिकल स्टेट। हमने देखा कि जो लोअर ईथर होते हैं वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वहीं पे हायर ईथर जो होते हैं गाइस वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं विद लो बॉइलिंग पॉइंट हैविंग प्लीजेंट स्मेल। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे। इसलिए जो ईथर होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ईथर का वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल विद कंपेरेबल मोलर मास। जैसे फॉर एग्जांपल आप इन दोनों को देखेंगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, मॉलिक्यूलर मास सेम है, लेकिन अल्कोहल क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, जिसकी वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा होता है। जैसे इस वाले में देखिए मोलर मास दोनों का सेम है, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल का ज्यादा होगा, क्योंकि अल्कोहल क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। अब पॉइंट क्या निकल के आता है कि जो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है एल्केन के विद कंपेरेबल मोलर मास। जैसे एग्जांपल इन दोनों को अगर आप देखते हैं तो दोनों का जो मॉलिक्यूलर मास है वो ऑलमोस्ट सेम या कंपेरेबल है, लेकिन अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हम कहते हैं ईथर और एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सिमिलर होगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ईथर का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होता है एल्केन से विद कंपेरेबल मोलर मास। सो आई होप आपको दो फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। चलिए मूव करते हैं और थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं ईथर की। सो गाइस अगर मैं बात करता हूं थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी की, सो वी हैव डेंसिटी। सो अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूं ईथर की, तो ईथर की जो डेंसिटी होती है, ईथर की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है। इट मींस ईथर जो होता है वो लाइटर देन वाटर होता है, लाइटर देन वाटर, वो वाटर से भी हल्का होता है गाइस। तो ये रही डेंसिटी की बात। मूव करते हैं फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी पे, विच वी कॉल सॉल्युबिलिटी, विच वी कॉल सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है कि क्या कोई कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है या नहीं। तो सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पे। और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ये होता है जब आपका हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, लाइक ऑक्सीजन, लाइक नाइट्रोजन। तो अगर आपका हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है तो समझ जाना वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है कि अगर कोई कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर पा रहा है तो वो सॉल्युबल होगा। तो बात करते हैं ईथर की। ईथर जो होता है गाइस वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। इट मींस आपका जो ईथर होता है वो सॉल्युबल इन वाटर है, सॉल्युबल इन वाटर। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप ईथर को देखेंगे, ईथर क्या होता है, ROR, ये हमारा ईथर है। ये क्या करेगा, वाटर के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है जो डायरेक्टली अटैच है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, तो ये कहलाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ईथर जो होता है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिसके वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में अच्छी खासी होती है। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है गाइस ईथर की, सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर वो डिक्रीज करने लग जाती है जैसे जैसे एल्काइल चेन बढ़ने लग जाते हैं, जैसे एल्काइल चेन क्या होते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। इट मींस जैसे जैसे ईथर की चेन लंबी होती रहेगी वैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती रहेगी गाइस, कम होती रहेगी। तो ये था सॉल्युबिलिटी का कांसेप्ट। चलिए मूव करते हैं और लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, व्हिच वी कॉल डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट गाइस, और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है म्यू व्हिच इज इक्वल्स टू चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। सो गाइस जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। अब अगर मैं बात करता हूं ईथर के स्ट्रक्चर की, तो ईथर का जो स्ट्रक्चर होता है वो वाटर जैसा होता है। जैसे कैसा, ईथर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अगर आप ईथर के स्ट्रक्चर को देखेंगे, और वाटर का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही होता है। इस स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं वी शेप। ये वी शेप जैसा आपको दिख रहा होगा, या फिर हम इसे कहते हैं एंगुलर शेप, ये एंगुलर शेप जैसा होता है, या फिर हम इसे कहते हैं बेंट शेप जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। और अगर मैं बात करता हूं इसके डाइपोल मोमेंट की, तो डाइपोल मोमेंट जो होता है ईथर का गाइस, आपको पता है डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है
फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो गाइस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये रहा ईथर। तो अगर आपकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम लोग देखें तो डायरेक्शन कहां जाएगा? फ्रॉम लेस टू मोर। एल्काइल लेस है, ऑक्सीजन मोर है, ऐसी लेस टू मोर। तो यहां पे जो रिजल्टेंट निकलेगा डायपोल मोमेंट का वो कहां निकलेगा? इधर के साइड निकलेगा ज्यादा। इस तरीके से इट मींस ईथर का जो डायपोल मोमेंट होता है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे हमें क्या मिल रहा है? रिजल्टेंट मिल रहा है गाइस। सो ये था डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेंसिटी जो होती है ईथर की वो लाइटर देन वाटर होती है। सॉल्युबिलिटी जो होती है, इट मींस जो आपका ईथर है वो सॉल्युबल है वाटर में, क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। और जो सॉल्युबिलिटी होती है ईथर की वो डिक्रीज करती है जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप की चेन बढ़ती रहेगी। बात करते हैं डायपोल मोमेंट की। तो जो डायपोल मोमेंट होता है वो होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेपरेशन। और जो डायपोल मोमेंट होता है ईथर का वो होता है फ्रॉम लेस टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो आपको यहाँ पे रिजल्टेंट मिल रहा है। तो रिजल्टेंट मिलने का मतलब ये है कि जो डायपोल मोमेंट होता है ईथर का इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर सिमिलर टू वाटर होता है। और स्ट्रक्चर का नाम क्या है? स्ट्रक्चर का नाम है वी शेप, एंगुलर शेप और बेंड शेप। सो आई होप गाइस आपको फिजिकल प्रॉपर्टी ईथर की समझ में आ गई होगी। तो चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। सो गाइस बेसिकली जो ईथर्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं, जिसमें वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। SN2 का मतलब होता है बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाइमॉलिक्यूलर मींस अगर आप ऑर्डर निकालते हैं गाइस, ऑर्डर क्या होता है? P प्लस Q। आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा। अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं विच इज द सम ऑफ P प्लस Q, तो यहां पे जो ऑर्डर निकलता है SN2 मैकेनिज्म में वो कितना निकलता है? 2 निकलता है। अब गाइस SN2 मैकेनिज्म को SN2 क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड से अटैक करता है। बैक साइड से क्या करेगा गाइस? अटैक करेगा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो ईथर होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, जिसमें वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। SN2 का मतलब होता है बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हिच मींस अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हिच इज इक्वल टू P प्लस Q, जो आपने केमिकल काइनेटिक्स में देखा होगा, तो वहां पे क्या निकलेगा? 2 निकलेगा गाइस। और SN2 को SN2 इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड से क्या करेगा गाइस? अटैक करेगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पे। इंपॉर्टेंट बात क्या है गाइस? ईथर जो है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। और अगर आप प्रीवियस सेशन में SN2 को जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि SN2 मैकेनिज्म में जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो होता है स्टैटिक हिंड्रेंस गाइस। स्टैटिक हिंड्रेंस। अब स्टैटिक हिंड्रेंस क्या होता है गाइस? स्टैटिक हिंड्रेंस होता है भीड़ भाड़, क्राउडिंग। तो गाइस याद रखिएगा, अगर ईथर SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है तो स्टैटिक हिंड्रेंस जितना कम होगा, जितना कम स्टैटिक हिंड्रेंस होगा उतना ज्यादा रिएक्टिविटी होगी ईथर की टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म की तरफ। तो गाइस मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि अगर आप SN2 मैकेनिज्म को देखते हैं तो SN2 मैकेनिज्म में जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो होता है स्टैटिक हिंड्रेंस, भीड़ भाड़, क्राउडिंग। तो क्राउडिंग जितनी कम होगी, स्टैटिक हिंड्रेंस जितना कम होगा, उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म की तरफ। तो प्लीज आप ये पॉइंट याद रखिएगा, जब हम आगे रिएक्शन करेंगे तो इसकी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम ईथर की रिएक्शन करेंगे हैलोजन एसिड के साथ। अब हैलोजन एसिड्स क्या होंगे गाइस? हैलोजन एसिड आपके हो सकते हैं HI, ये हो सकते हैं आपके HBr, ये हो सकते हैं आपके HCl, या फिर ये आपके हो सकते हैं HF गाइस। ये होते हैं आपके हैलोजन एसिड। और अगर मैं बोलूं कि इन चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आप बोलेंगे आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी गाइस। ऐसा क्यों? आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा इसलिए होती है गाइस क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, और साइज बड़ा होने की वजह से बॉन्ड जल्दी टूटेगा। बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी बनेगा, और न्यूक्लियोफाइल अगर जल्दी बनेगा तो वो जल्दी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या करेगा? शो करेगा। इसलिए गाइस अगर हम ईथर की रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ कराते हैं तो हैलोजन एसिड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? HI होगा गाइस, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, जल्दी टूटेगा तो जल्दी न्यूक्लियोफाइल बनेगा, जल्दी न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या करेगा? शो करेगा गाइस। अब रिएक्शन किस तरीके से होगी गाइस? तो रिएक्शन में क्या होगा गाइस? जैसे मैं अगर एक ईथर ले लेता हूं, वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव O
we have CH2, we have CH3 guys. So ये हमारे पास है सिमेट्रिकल ईथर. So we have guys सिमेट्रिकल ईथर. तो अगर मैं सिमेट्रिकल ईथर को रिएक्ट कराता हूं HI के साथ, किसके साथ? HI के साथ अगर मैं इसे रिएक्ट कराता हूं गाइस, तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है. यहां पे हमने जो HI लिया है ये सिंपल अभी 1 मोल लिया है. कितना लिया है? 1 मोल लिया है. तो रिएक्शन किस तरीके से होगी? आपको पता है ईथर के पास होता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर. तो ये लोन पेयर क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा? इस हाइड्रोजन को यहां से क्या करेगा? डोनेट करेगा गाइस. अब जैसे ही ये हाइड्रोजन को डोनेट करेगा तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनना चाहिए? नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास होगा CH3, we have CH2, we have oxygen, we have CH2, we have CH3. अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया हाइड्रोजन को, तो यहां पे आ गया हाइड्रोजन. इलेक्ट्रॉन देना मतलब ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव है. अब आपको पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर आ जाता है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो वो कंपाउंड कहलाता है अनस्टेबल. अनस्टेबल होने की वजह से गाइस वो यहां से टूट जाएगा, वो यहां से ब्रेक हो जाएगा. तो आपको क्या मिलेगा? एक तो आपको मिलेगा CH3, एक आपको मिलेगा CH2 और एक आपको मिलेगा गाइस OH. क्लियर है? अब जैसे ये वाला ग्रुप अलग हुआ गाइस, इस कार्बन पे क्या बनेगा? कार्बोकेटायन बनेगा. और इस पे कौन अटैक करेगा? आयोडीन अटैक करेगा. और जैसे ही आयोडीन अटैक करेगा आपको यहां पे क्या मिलेगा? एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी गाइस. किसकी फॉर्मेशन होगी? एल्काइल हैलाइड की यहां पे क्या हो जाएगी? फॉर्मेशन हो जाएगी गाइस. तो इस तरीके से रिएक्शन चलेगा. तो अभी हमने क्या देखा कि जब हम सिमेट्रिकल ईथर को HI के साथ रिएक्ट कराते हैं, और HI मैंने यहां पे सिर्फ कितना लिया है? 1 मोल. तो वो क्या करता है? अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड की क्या करता है? फॉर्मेशन करता है गाइस. चलिए मूव करते हैं, देखते हैं कि अगर हम HI को एक्सेस मात्रा में ले तो रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करेगी. गाइस अगर मैं लेता हूं सिमेट्रिकल ईथर, सो वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव ऑक्सीजन, वी हैव CH2 एंड वी हैव CH3. इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं? इस बार हम लोग HI को ले रहे हैं एक्सेस मात्रा में. किस मात्रा में ले रहे हैं? एक्सेस, ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं. तो रिएक्शन कैसे होगी? आपने क्या लिया है? आपने लिया है सिमेट्रिकल ईथर, और सिमेट्रिकल ईथर का आप रिएक्शन करा रहे हैं HI के साथ. तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है. आपको पता है ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर, तो वो क्या करेगा? अपना लोन पेयर डोनेट करेगा हाइड्रोजन को. जैसे ही लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट करेगा गाइस, तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास है यहाँ पे CH3, वी हैव CH2, वी हैव ऑक्सीजन जो जुड़ा होगा हाइड्रोजन से और कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया था हाइड्रोजन को. एंड वी हैव CH2 एंड वी हैव CH3 गाइस. अब अगर हम क्या करेंगे? हमें पता है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर है, मतलब ये यहाँ पे क्या होगा? लेस स्टेबल होगा. और लेस स्टेबल होने की वजह से जैसे ही ये कंपाउंड I नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, आपको पता है कि यहां से तो ये टूट जाएगा क्योंकि ये लेस स्टेबल है. और ये आयोडीन देखिए गाइस बैक साइड से अटैक करेगा. बैक साइड से अटैक करने का मतलब ये है कि ये यहाँ पे किसको फॉलो कर रहा है? SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है. किसको फॉलो कर रहा है? SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है. अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? एक तो बनेगा हमारे पास CH3, एक बनेगा CH2, और यहाँ पे किसने अटैक किया? इस आयोडीन ने. तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड बना. दूसरा हमारे पास क्या बना? हमारे पास बना CH3, हमारे पास बना CH2 और हमारे पास बना O और H, एल्कोहल की फॉर्मेशन हुई. लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे जो हमने HI है वो एक्सेस मात्रा में लिया. तो एक्सेस मात्रा में लेने की वजह से ये एल्कोहल दोबारा रिएक्ट करेगा HI के साथ. अब रिएक्शन कैसे होगी? आपको पता है ऑक्सीजन के पास फिर से क्या होता है? लोन पेयर होता है. लोन पेयर होने की वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को क्या करेगा? डोनेट करेगा. जैसे ही डोनेट करेगा आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा. CH3, CH2, ये रहा आपका ऑक्सीजन जो जुड़ा है हाइड्रोजन से. यहाँ पे भी जुड़ा है हाइड्रोजन से, कैरी अ पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया था. अब आपको पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर है, तो ये क्या कहलाएगा? लेस स्टेबल. और लेस स्टेबल होने की वजह से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा. तो जैसे ही ये ब्रेक डाउन होगा गाइस, यहाँ पे क्या होगा? I नेगेटिव होगा, ये टूट जाएगा यहाँ से और वाटर रिमूव हो जाएगा. जैसे ही वाटर रिमूव होगा आपका जो आयोडीन है जो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह. ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? बैक साइड से अटैक करेगा और एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन करेगा. सो वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव I. तो आपने देखा कि अगर मैं HI को 1 मोल लेता हूं, लिमिटेड लेता हूं, तो रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड की जाएगी. और अगर मैं HI को एक्सेस मात्रा में लेता हूं तो वो क्या करेगा? फर्दर एल्कोहल का क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा और फिर से एल्काइल हैलाइड की क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा. चलिए मूव करते हैं. अभी हमने बात करी सिमेट्रिकल ईथर की. अगर यही केस अनसिमेट्रिकल ईथर का होता तो किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड की जाती है? सो अगर मैं लेता हूं अनसिमेट्रिकल ईथर, सो वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव ऑक्सीजन, वी हैव CH3. सो गाइस अब हमारे पास है यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ईथर, और अनसिमेट्रिकल ईथर को अगर मैं रिएक्ट कराता हूं HI के साथ,
तो रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन सिंपल, HI को मैं यहाँ पे 1 मोल ले रहा हूं, तो रिएक्शन कैसे होगी, आपको पता है ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर्स, और ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इस हाइड्रोजन को। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, CH3 CH2, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हमारा CH3 गैस, और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपको पता है जब भी पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर आता है तो वो क्या कहलाता है, लेस स्टेबल कहलाता है। अब जैसे ही लेस स्टेबल कराएगा गाइस, हम इसको ये कराएंगे I नेगेटिव के साथ, तो आपको पता है ये क्या करेगा, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, और जैसे ही ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा तो आपको पता है यहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। इट मींस स्टेरिक हिंड्रेंस जिस साइड से कम होगा उस साइड से रिएक्टिविटी ज्यादा होगी SN2 मैकेनिज्म की। मैंने क्या बोला, मैंने कहा ये वाला केस है अनसिमेट्रिकल ईथर का। सिमेट्रिकल ईथर में तो मैं कहीं से भी तोड़ सकता था, लेकिन अनसिमेट्रिकल ईथर में हम उसी जगह से ब्रेक डाउन करेंगे जिस जगह से स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, कम। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से कहां से टूटेगा गाइस, यहां से टूटेगा इस जगह से बॉन्ड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे आपका जो ये न्यूक्लियोफाइल है वो कहां करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा इस पे CH3 पे। क्यों, एक और बार देखते हैं। मैंने कहा ये केस है अनसिमेट्रिकल ईथर का, तो अनसिमेट्रिकल ईथर में आपको पता है कि जो आयोडीन होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है यहाँ पे, वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, और SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करने का मतलब ये है कि स्टेरिक हिंड्रेंस जिस साइड से कम होगा उस साइड से रिएक्टिविटी ज्यादा होगी SN2 की। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो बॉन्ड यहाँ से टूटा, और क्या बना, एक तो बना हमारे पास CH3, एक बना हमारे पास CH2, एक बना हमारे पास OH, और आपका ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, उस जगह पे अटैक करेगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम था, तो यहाँ पे जब अटैक करेगा तो हमें क्या मिलेगा, CH3 और I। सो गाइस आपको ये नोट याद रखना है, नोट क्या याद रखना है, नोट ये याद रखना है कि अगर आपके पास होता है अनसिमेट्रिकल ईथर, अगर आपके पास होता है अनसिमेट्रिकल ईथर, तो अनसिमेट्रिकल ईथर में जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा स्टेरिक हिंड्रेंस। इट मींस जिस जगह से स्टेरिक हिंड्रेंस आपको कम मिल रहा होगा आपको वहां से बॉन्ड को तोड़ना है, और जैसे ही आप बॉन्ड को तोड़ोगे उस जगह रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी SN2 मैकेनिज्म की। सो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सिमेट्रिकल ईथर में HI वाली रिएक्शन प्रोसीड की जाती है और किस तरीके से अनसिमेट्रिकल ईथर में HI वाली रिएक्शन प्रोसीड की जाती है और वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अब चलिए गाइस कुछ बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स की। गाइस अगर मैं बात करता हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की इन केस ऑफ ईथर, तो अगर गाइस आपके पास है मिथाइल, अगर आपके पास है इथाइल, अगर आपके पास है 1 डिग्री या फिर अगर आपके पास है 2 डिग्री, तो ये फॉलो करेगा SN2 मैकेनिज्म को। किसको फॉलो करेगा गाइस, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। लेकिन अगर आपके पास है 3 डिग्री, अगर आपके पास है एलाइलिक कंपाउंड्स, एलाइलिक, अगर आपके पास है बेंजाइलिक, तो गाइस ये क्या करेगा, ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। और आपको पता है SN1 मैकेनिज्म में जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है, कार्बोकैटायन होता है, कार्बोकैटायन। आपको पता है जितना स्टेबल आपका कार्बोकैटायन होगा, जितना स्टेबल आपका कार्बोकैटायन होगा उतनी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म, टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म। तो गाइस हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर हम ईथर का HI के साथ रिएक्ट कराते हैं, अगर वहां पे आपको मिथाइल दिख रहा है, इथाइल दिख रहा है, 1 डिग्री दिख रहा है, 2 डिग्री दिख रहा है एल्काइल, तो वहां पे क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। वहीं पे अगर आप ईथर को जब आप HI के साथ रिएक्ट करा रहे हो, आपको वहां पे 3 डिग्री एल्काइल दिख रहा है, एलाइलिक दिख रहा है या बेंजाइलिक दिख रहा है, तो वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। और SN1 मैकेनिज्म में जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो जितना स्टेबल आपका कार्बोकैटायन होगा उतनी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स SN1। चलिए देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन होगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैंने लिया CH3, मैंने लिया C, मैंने लिया CH3, मैंने लिया CH3, we have O, we have CH2 and we have CH3। तो आप देख रहे होंगे ये केस है अनसिमेट्रिकल ईथर का, अनसिमेट्रिकल ईथर का। और इस अनसिमेट्रिकल ईथर को अगर मैं रिएक्ट कराता हूं 1 मोल ऑफ HI के साथ, तो रिएक्शन किस तरीके से होगी, आपको पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस हाइड्रोजन को। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3, हमें मिलेगा कार्बन, वी हैव CH3, वी हैव CH3, हमें मिलेगा यहाँ पे ऑक्सीजन CH2, CH3, और ऑक्सीजन के पास कौन आके जुड़ा है, हाइड्रोजन।
ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिया है। अब जो पॉजिटिव है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर है, इट मींस ये वाला कंपाउंड यहाँ पे क्या होगा, लेस स्टेबल। अब आपको क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करना है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन है आपके पास, आई नेगेटिव, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरफ। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको 3 डिग्री दिख रहा है। 3 डिग्री दिखने का मतलब ये कि ये यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा तो ये ब्रेक डाउन कहां से होगा, ब्रेक डाउन यहां से होगा गाइस। ये OH यहां से अलग हो जाएगा कुछ इस तरीके से, CH3, we have CH2 and we have OH। क्लियर है। और 3 डिग्री वाले में ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन यहां बनेगा और ये कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है 3 डिग्री में। आपको पता है 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री वाला, देन 1 डिग्री वाला। इट मींस यहां पे बॉन्ड टूटेगा और ये न्यूक्लियोफाइल सीधा जाके इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा और आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट प्रोडक्ट। वी हैव CH3, वी हैव C, ऊपर मिला हमें CH3, नीचे भी क्या मिला हमें CH3 और यहां पे हमें क्या मिलेगा, एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। सो गाइस आपको याद रखना है कि अगर आपका मिथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री है तो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और आपका न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा। वहीं पे अगर आपके पास 3 डिग्री एलाइलिक या बेंजाइलिक है तो वहां पे SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, जिसमें डिसाइडिंग फैक्टर होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो जितना ज्यादा स्टेबल आपका कार्बोकेटाइन होगा उतना ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म, जैसे 3 डिग्री की होती है। तो आई होप आपको ये केमिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी ईथर की, इन विच वी रिएक्ट ईथर इन द प्रेजेंस ऑफ HI गाइस। तो चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ईथर। हम यहां पे जो ईथर का कंपाउंड लेने वाले हैं गाइस, वी कॉल्ड इट एनिसोल। वी कॉल्ड इट एनिसोल। एनिसोल क्या होता है, जब आप बेंजीन के ऊपर मिथॉक्सी ग्रुप जोड़ देते हो, मिथॉक्सी क्या होता है, OCH3 गाइस। तो ये है ईथर का कंपाउंड जिसे हम लोग एनिसोल कहते हैं, या फिर आप इसे मिथॉक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं। मिथॉक्सी बेंजीन भी इसे कहा जाता है गाइस, या फिर आप इसे एक और कह सकते हैं एल्काइल एराइल ईथर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्काइल एराइल ईथर भी इसे कहा जाता है। सो गाइस आज हम एनिसोल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। तो रिएक्शन किस तरीके से होगी, अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की एनिसोल की, तो ये रहा स्ट्रक्चर एनिसोल का, जिसमें ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा है, CH3 के साथ। सो गाइस अगर आप एनिसोल को देखते हैं तो एनिसोल के पास होता है ऑक्सीजन एटम और इस ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर। और अगर आप ढंग से इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे लोन पेयर सिंगल डबल, मतलब आपका जो एनिसोल है उसमें रेजोनेंस है, और रेजोनेंस होने की वजह से ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर कहां शिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग। जैसे अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग शिफ्ट करेगा, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, टुवर्ड्स ऑर्थो पोजीशन पे। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको दिखेगा वो कुछ इस तरीके से होगा गाइस। सो वी हैव बेंजीन, यहां पे इसने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि लिया है, तो यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड विद OCH3 गाइस। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कहां शिफ्ट होगा, आगे पोजीशन में शिफ्ट होगा, और ये वाला बॉन्ड पैरा पोजीशन में शिफ्ट हो जाएगा गाइस। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहां पे क्या बनेगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से, वी हैव डबल बॉन्ड OCH3, यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहां पे ये चार्ज शिफ्ट हुआ, इट मींस यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को जब हम आगे वाली पोजीशन में शिफ्ट करेंगे तो ये वाला जो पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है ये ऑर्थो पोजीशन में शिफ्ट हो जाएगा। इट मींस जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहां पे बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, डबल बॉन्ड इसने लिया है तो उस पर नेगेटिव चार्ज और यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड विद OCH3। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आगे शिफ्ट होगा तो ये डबल बॉन्ड फिर से कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास कुछ ऐसा होगा, वी हैव डबल बॉन्ड एंड OCH3। सो गाइस हुआ क्या, हुआ ये कि अगर आप एनिसोल को देखते हो तो एनिसोल में रेजोनेंस होने की वजह से ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग शिफ्ट करता है, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो कहां बढ़ती है, वो बढ़ती है ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। आप इन नेगेटिव चार्ज को देखिए, नेगेटिव चार्ज कहां पे है, ऑर्थो और पैरा पे। इट मींस जब ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग शिफ्ट करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, क्या बोला मैंने कहा जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो कहां इंक्रीज कर रही है, वो इंक्रीज कर रही है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप एनिसोल को रिएक्ट कराते हो इलेक्ट्रोफाइल से, रिएक्ट कराते हो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है,
तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा एनिसोल के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। क्यों करेगा? क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है? ज्यादा। तो एक को ऑर्थो पे अटैक करेगा और एक कहां पे करेगा? पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, कुछ इस तरीके से। तो हमें इस तरह के कुछ कंपाउंड्स यहां पे देखने को मिलेंगे। तो एक और बार रिव्यू करते हैं। मैंने कहा हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ईथर, और ईथर का जो कंपाउंड मैंने लिया है उसे हम लोग कहते हैं एनिसोल, मिथॉक्सीबेंजीन या फिर एल्काइल एराइल ईथर गाइस। अब आते हैं एनिसोल। एनिसोल पे रेजोनेंस होने की वजह से ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इंक्रीज कर जाती है। अब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किस पे? एनिसोल पे। तो कहां पे करेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे करेगा गाइस। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और कुछ रिएक्शंस देखते हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिसोल। सो गाइस, हम लोग यहां पे जो फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने वाले हैं, वी कॉल इट नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है गाइस? ये होता है डाइल्यूट HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और गाइस यहां पे जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपको दिख रहा है, ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इट मींस ये क्या करेगा? किसी भी कंपाउंड से वाटर को रिमूव करेगा। किसको रिमूव करेगा? वाटर को रिमूव करेगा। चलते हैं रिएक्शन में। रिएक्शन किस तरीके से होगी? जैसे वी हैव एनिसोल, हमारे पास क्या है? एनिसोल है, और एनिसोल को अगर मैं रिएक्ट कराता हूं किसके साथ? डाइल्यूट HNO3 के साथ। HNO3 को मैं क्या लिख सकता हूं? HONO2 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो रिएक्शन कैसे होगी? आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है हमारे पास? इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे NO2 पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। और बाहर क्या होगा? बाहर मैंने कहा था क्या होगा? वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। वाटर कैसे बाहर होगा? यहाँ देखिए, ऑर्थो पे H होगा और पैरा पे H होगा। तो ये वाला H इस OH के साथ, क्योंकि OH का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव, और हाइड्रोजन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। तो जैसे ही वाटर बाहर हुआ, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? आपको यहाँ पे मिलेगा एक तो ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा, और एक कहां पे जुड़ेगा गाइस? पैरा पोजीशन पे, कुछ इस तरीके से। तो आपको यहां पे मिलेंगे ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट। तो इस तरीके से नाइट्रेशन होगा किसका? एनिसोल का। मूव करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ, जिसे हम लोग कहते हैं हैलोजिनेशन, या मैं इसे कहूंगा ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन रिएक्शन। ब्रोमिनेशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है गाइस? ये होती है ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। अब रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी? सो वी हैव एनिसोल, हमारे पास है एनिसोल। अगर मैं एनिसोल को रिएक्ट कराता हूं ब्रोमीन के साथ, तो ब्रोमीन में जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो क्या होगा गाइस? इलेक्ट्रोफाइल यहां पे होगा Br पॉजिटिव। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में है? एसिडिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन है। रिएक्शन कैसे होगी? आपको पता, ऑर्थो पे एक हाइड्रोजन होगा, पैरा पे एक हाइड्रोजन होगा। तो ये वाला हाइड्रोजन एक Br को लेके बाहर, HBr की फॉर्म में बाहर। जैसे ही HBr की फॉर्म में बाहर, एक अटैक करेगा ऑर्थो पे और एक अटैक करेगा पैरा पे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कहां पे ज्यादा है? ऑर्थो पे और पैरा पे। तो ये रहा हमारे पास एनिसोल, एक अटैक करेगा ऑर्थो पे और एक अटैक करेगा पैरा पे गाइस। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे एक और चीज निकल के आ जाती है कि ऑर्थो और पैरा में मेजर प्रोडक्ट कौन देगा गाइस? तो मेजर प्रोडक्ट आपको हमेशा कौन देगा? पैरा वाला देगा गाइस। ये है आपका मेजर प्रोडक्ट, पैरा। मेजर प्रोडक्ट यहां पे कौन है? ये आपका पैरा वाला है मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट क्यों है गाइस? क्योंकि मेजर प्रोडक्ट वही होता है जिसमें सिमेट्री होती है। आप देखिए इसमें सिमेट्री बनी है, ये सिमेट्री है, इसमें एक जैसे लग रहे हैं आपको, सिमेट्री है, क्लोज पैकिंग है। जिसकी क्लोज पैकिंग होती है और जिसमें सिमेट्री होती है वही आपको मेजर प्रोडक्ट देता है, और वही क्या होता है? स्टेबल भी होता है। वही क्या होता है? स्टेबल भी होता है। तो गाइस ऑर्थो एंड पैरा में आपको जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो पैरा का मिलेगा। पैरा क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? सिमेट्री है। इस तरीके से सिमेट्री है, पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी है, क्लोज पैकिंग ज्यादा है, और क्लोज पैकिंग ज्यादा तो स्टेबल। स्टेबल तो आपको क्या मिलेगा? मेजर प्रोडक्ट गाइस। आई होप आपको ये दो रिएक्शन समझ में आ गई होगी। चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस की। सो गाइस, अगर मैं बात करता हूं थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो हम करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम एनिसोल को रिएक्ट कराएंगे एल्काइल हैलाइड के साथ, जैसे वी हैव मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3।
और ये जो एनहाइड्रस AlCl3 है गाइस, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा, जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेगा। तो रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन है वी हैव एनिसोल, हमारे पास है एनिसोल, हम इसको रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ, ये रहा CH3, ये रहा Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। रिएक्शन कैसे होगी, आपको पता है ये एनहाइड्रस AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, तो क्लोरीन का चार्ज नेगेटिव, कार्बन का चार्ज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वाला क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। रिएक्शन कैसे होगी, ऑर्थो से और पैरा से हाइड्रोजन रिमूव होंगे, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो HCl बाहर हो गया, तो एक जुड़ेगा ऑर्थो पे, एक जुड़ेगा पैरा पे, तो आपको क्या मिलेगा, ये रहा एनिसोल जो जुड़ा है एक ऑर्थो पे CH3, और एक जुड़ेगा पैरा पे, तो ये रहा आपका पैरा पे, तो वी हैव OCH3 और रहा पैरा पे। और आपको पता है मेजर प्रोडक्ट आपको कौन देगा, पैरा वाला, पैरा वाला आपको मेजर प्रोडक्ट देगा, क्यों देगा, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट वही देता है जिसमें सिमेट्री होती है, तो पैरा वाले में सिमेट्री होती है, आप देखेंगे तो ये क्लोज पैकिंग है और क्लोज स्ट्रक्चर है या क्लोज पैकिंग है, तो क्लोज स्ट्रक्चर होने की वजह से ये कंपाउंड स्टेबल होगा, और स्टेबल होगा तो आपको क्या देगा, मेजर प्रोडक्ट देगा। मूव करते हैं फोर्थ रिएक्शन की तरफ, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में गाइस हम लोग रिएक्ट कराते हैं एसिड क्लोराइड को किसके साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और हमें पता है एनहाइड्रस AlCl3 क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। यहां पे जो हम एसिड क्लोराइड लेंगे वो लेंगे कुछ इस तरीके से, CH3 C डबल बॉन्ड OCl। तो रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन है वी हैव एनिसोल, हमारे पास है एनिसोल, और एनिसोल को जैसे ही हम रिएक्ट कराएंगे एसिड क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, तो क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और HCl यहां से बाहर हो जाएगा, ऑर्थो और पैरा से HCl बाहर हुआ, तो एक जुड़ेगा ऑर्थो पे, एक जुड़ेगा पैरा पे, तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी, ये रहा OCH3, एक जुड़ गया ऑर्थो पे, और एक कहां जुड़ेगा गाइस, एक जुड़ेगा पैरा पोजीशन पे, एक जुड़ेगा पैरा पोजीशन पे, तो कुछ इस तरीके से होगा ये OCH3, और यहां पे जुड़ेगा C डबल बॉन्ड O विथ CH3, और मेजर प्रोडक्ट कौन देगा, पैरा वाला देगा गाइस। सो ये था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ईथर, जिसमें हमने एनिसोल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया और ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हम लोग प्रोडक्ट बनाया। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी, ताकि आगे आने वाली सीरीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।